हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई पैसा नहीं भेजते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र है, उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में आया तो 2014 से मैं देख रहा हूँ कि देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने अभी अभी मंत्रालय से बात की है और मंत्रालय ने बताया कि भाई वो स्कॉलरशिप रिलीज हुई है। जहाँ जहाँ विरोध करना है विरोध करो, लेकिन जो अच्छा काम होता है वहाँ अच्छा बोलना चाहिए। हाँ, तो आज मैं झारखंड के दौरे पर एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमओएस के नाते और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरपीआई के नाते मैं आज यहाँ रांची में आया हूँ। और ये स्टेट जो है स्टेट ट्राइबल बहुल एरिया का स्टेट है। यहाँ कम से कम 26% से ज़्यादा लोग ट्राइबल रहते हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग तो 13% इधर है। तो इस स्टेट के बारे में हमें बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और इस स्टेट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और पहले पूरा झारखंड अभी जो बना है वो पूरा बिहार में था, लेकिन अनेक लोगों ने, यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने अलग झारखंड के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने 3 स्टेट बनाए थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड बना था। तो ये स्टेट बनाने में मतलब शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार ट्राइबल कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, इतना ही नहीं तो सभी माइनॉरिटीज हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबका साथ, सबका विकास की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार की है। और मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तीसरी बार मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैं एमओएस हूँ। वैसा मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से 2014 के चुनाव में मैं बीजेपी के साथ में आया था। उसके पहले मैं 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर था और तब मैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में था, लेकिन 2014 में मैं बीजेपी के साथ आया। लेकिन मुझे याद है कि जब 2004 में जब यूपी की सरकार बनी थी तो यूपी की सरकार में शिबू सोरेन जी ये भी वहाँ मंत्री थे, कोयला मंत्री या और भी उनका डिपार्टमेंट था। तब से मेरे उनके साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। मैं शेड्यूल कास्ट से था, वो शेड्यूल ट्राइब से थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए संविधान में मतलब उनको न्याय देने की भूमिका रखी है। जो भी भारत का नागरिक है उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये संवैधानिक हक है, अधिकार है और हर आदमी को वो अधिकार देने की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में आते हैं उन्होंने उनको देने की आवश्यकता है। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी के राज में भी काम चलता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव है कि मैं उनके साथ भी मैं रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सोचकर निर्णय नहीं होते थे। डेवलपमेंट जितना गतिज होना चाहिए उतना नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सोचकर निर्णय नहीं होते थे। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में आया तो 2014 से मैं देख रहा हूँ कि देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। करप्शन को रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया
और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर 2G कैपिटल घोटाला है, कोयला घोटाला है और कॉमनवेल्थ घोटाला है, या ऐसे अनेक घोटाले नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने रखे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और राजीव गांधी बोलते थे कि जो हम 100 रुपया जब मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है मतलब 85% नीचे पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो उस वक्त का करप्शन काफी तेजी से चलता था। अभी जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, एक तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली। पहली बार। बहुत सालों से अलायंस की सरकारें थी, कभी यूके की सरकार थी, कभी एनडीए की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। और तब जॉर्ज फर्नांडिस, उसके साथ साथ नीतीश कुमार है, नवीन पटनायक है, ममता बनर्जी है, शरद यादव है, या डीएमके है, ऐसी अनेक पार्टियां जो है ये पार्टियां एनडीए में थी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, विचारधारा थोड़ी अलग अलग हर पार्टी की हो सकती है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर एनडीए के अनेक नेता एक साथ आए। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर रोड का डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो हमारी सरकार जब से आई है। तो 2014 में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई, और जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, तो ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और अभी तक 57 करोड़ 3,10,000 57 करोड़ 3,10,000 इतने अकाउंट ऑल इंडिया में बैंक में खुले हैं। और झारखंड में 2 करोड़ 2,71,000 2 करोड़ 2,71,000 इतने अकाउंट झारखंड में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक पैसा देने की स्कीम है कि बैंक से पैसा लेने के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो इजी लोन मिलने का एक स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लाया, और उसे छोटा मोटा धंधा करने वाले जो लोग हैं, तो वो 2015 में योजना शुरू हुई, और अभी तक 56 करोड़ 31,90,000 56 करोड़ 31,80,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और अभी अभी मोदी साहब ने अनाउंस किया, मतलब अभी सरकार जब अभी आई 2024 में, तो इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। 50,000 से लेकर 20 लाख तक लोन मिलेगा। और झारखंड में अभी तक 1 करोड़ 65 लाख 16,000 1 करोड़ 65 लाख 16,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की, तो पूरे देश भर में ये योजना 16 में शुरू हुई 2016 में, और अभी तक 10 करोड़ 43 लाख गैस कनेक्शन अलॉट किए गए पूरे देश भर में। और झारखंड में 39,19,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब यहाँ दे दिए हैं। तो और अभी तक मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिले हैं। और अभी 3 करोड़
मकानों की अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की है, उसके लिए बजट भी अलॉट किया है। और ग्रामीण हाउस स्कीम योजना है और शहरी योजना भी उसमें है, तो वो भी मतलब योजना है। तो जो मतलब लेकिन अभी मेरे पास रूरल के आंकड़े नहीं है, लेकिन जो अर्बन के आंकड़े में मेरे पास है कि झारखंड में 1,65,000 इतने मकान यहाँ अलॉट हुए अभी तक। दूसरा जो है ये अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। और ये स्कीम ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। जो वो कार्ड निकालेगा, अपना नाम डालेगा, तो हर साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम आयुष्मान भारत योजना है। और यहाँ मतलब इसका इस झारखंड में अभी तक 27,61,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो मतलब यहाँ हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई पैसा नहीं भेजते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। और हेमंत सोरेन जी तो मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्कीम होगी वो स्कीम तो मतलब यहाँ जो है ये स्कीम के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आता ही है, जो हमने योजना बताई है। और दूसरा एक है कि मैं यहाँ मैथल डैम आया था। मैथल डैम में जहाँ अपना ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है उसका कलकत्ता में ऑफिस है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बार यहाँ आए थे, मैथल डैम में आए थे, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये डैम बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया था। और बाबा साहब ने बताया था कि ऐसे डैम की आवश्यकता है, डैम बनेंगे तो वह बिजली का निर्माण भी होगा, उस पानी पीने के लिए, आदमी के लिए, जानवरों के लिए, पंछी के लिए, खेत के लिए उस पानी का उपयोग होगा। तो इसी तरह डैम की कल्पना भी बाबा साहब ने बताई थी, और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब ने उस टाइम पर बताया था। उन्होंने उसके लिए कुछ आर्टिकल भी लिखे, एक किताब भी लिखे है। और बाबा साहब का कहना था कि देश में कभी सूखा होता है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वो पानी, नदी का पानी जब एकदम ज़्यादा आता है उससे फसल का नुकसान होता है, मकान का नुकसान होता है, आदमी बह कर जाते हैं। तो वो पानी अगर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ कम बारिश हुआ है उस दूसरे नदी में वो पानी जाएगा, फिर ये भी नुकसान नहीं होगा। और समुद्र में जाने वाला पानी जो है वो अपने पास ही रहेगा, तो उसका फायदा मतलब जहाँ सूखा होता है वहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो ये बाबा साहब की कल्पना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज़माने में नदी जोड़ने के प्रोग्राम पर ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारी सरकार ये आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया है, और नदी जोड़ने के प्रोग्राम के लिए बहुत सारा पैसा एक्सपेंडिचर करने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। तो इसीलिए मतलब ये झारखंड जो हमारा दामोदर वैली है, ये झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर ये पूरे डैम है। तो इस तरह ठीक बात है। तो मैं वहाँ आया था, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन भी हुआ था 3 साल पहले, हाँ 2 साल पहले। और वहाँ बाबा साहब के प्रतिमा का इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ था। मुझे वहाँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने बुलाया था, और हमने मांग किया था कि बाबा साहब का स्टैचू उधर होना चाहिए। लेकिन और भी हमारी मांग ऐसी है कि ऑफिस में तो स्टैचू लगाया है, लेकिन हमने ये सुझाव दिया था कि जो जहाँ डैम है
तो वहाँ सामने जो पहाड़ है, यहाँ से हम जाते तो पहाड़ ऐसा सामने है, डैम में तो टापू है सर, डैम में हाँ टापू है। तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू बिठाने का आश्वासन दामोदर बिहारी ने दिया था। तो ऑफिस में तो बिठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी वो बाबा साहब का बड़ा स्टैचू जो ब्रॉन्ज का होता है, ऐसा स्टैचू बिठाने की मांग आज भी हमारी है। मैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन के मैं संपर्क में हूँ, और वहाँ जो पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री के साथ भी मैं संपर्क करके वहाँ एक बड़ा बाबा साहब का स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के माध्यम से मतलब वो स्टैचू वहाँ वो डैम बने हैं। उसी तरह मतलब अभी हमारी कोशिश है कि मैं कई सालों से इधर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी इतनी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। वैसे मेरी पार्टी बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, लेकिन देश के 28 राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है, मतलब वो इलेक्शन लड़ने तक हम इतने ताकतवर आज नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ सभी जाति के, ट्राइबल के हैं, एससी के हैं, जनरल के, ओबीसी के हैं, लेकिन पार्टी हमारी इतनी स्ट्रांग होती नहीं जा रही है। लेकिन अभी एक अच्छा एक हमको आदमी मिला है कि हमारे शिव उरांव जो है, उरांव जो है, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। हाँ, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के वो पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने मतलब पार्टी में आने का निर्णय लिया है, और इसीलिए वो दिल्ली में 2-3 बार मेरे साथ उनकी बातचीत हुई, और आज मैं उनके नेतृत्व में जो कमेटी में घोषित करने जा रहा हूँ। हमारा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आपको सबको एक कॉपी दी जाएगी। तो झारखंड प्रदेश जो कमेटी है, तो उसमें मतलब शिव उरांव ये प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। महिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह है, उपाध्यक्ष सिकंदर उरांव है, दूसरे उपाध्यक्ष संजय राणा, महासचिव देवी दयाल मुंडा, मुख्य प्रवक्ता रामपाल सिंह, सचिव राजेश उरांव, दूसरे सचिव अजित कुमार रवि, सचिव कुलदीप टोपो, दूसरे सचिव उपेंद्र कुमार साहू, सचिव लालचंद रजक, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुजूर, मुख्य प्रवक्ता श्री रामपाल सिंह, मीडिया प्रभारी शक्ति प्रसाद गुप्ता, ये और एक कार्यकारिणी सदस्य राम गुलाम महतो, प्रवीण गो, प्रदीप तिवारी, मुन्ना लोहरा, चमन राय गंजू, अरविंद लोहरा, प्रशांत शर्मा, राजेश पासवान, उमेश सोनी, सुबोध साहू, मुकेश प्रसाद, प्रदीप मरांडी, अयूब अंसारी, दीपक कुमार राणा, श्री मुरारी तिवारी। वैसे नाम है। तो मतलब हमारी पार्टी यहाँ थोड़ी जो स्ट्रांग करने का हमारा प्रयत्न है। मुझे लगता है कि वहाँ हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में और मुंबई के कई इलाकों में झारखंड के लोग, उसको झारखंडी भी बोलते हैं वहाँ, तो झारखंड के लोग बहुत बड़ी संख्या में है। तो मुझे लगता है कि वहाँ झारखंड का भवन बनना चाहिए, और बिहार का भवन बनने के लिए भी जगह अभी दे दी है। तो मुझे लगता है कि भाई कुछ लोग, राज ठाकरे जैसे लोग उसका विरोध करते रहते हैं, लेकिन मराठी के ऊपर अपना प्रेम तो होना ही चाहिए। जिस तरह हिंदी भाषा का प्रेम अपनी हिंदी पर होता है, उसी तरह मराठी भाषा बोलने वालों का मराठी पर प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन मुंबई सिटी ऐसी है कि वो देश की आर्थिक राजधानी है, और वहाँ आने वाले हर आदमी को वहाँ पेट भरने का मौका मिलता है, बिजनेस करने का मौका मिलता है। तो वहाँ लोग आते हैं उनको, तो इसीलिए पूरे मराठी लोगों ने ही उनके ऊपर प्यार किया है। लेकिन कुछ लोग, राज ठाकरे जैसे लोग हैं कि वो मराठी के मुद्दे पर दूसरे लोगों का विरोध करते हैं। तो ऐसा विरोध करना लोकतंत्र के खिलाफ है। और वहाँ मुंबई में बिहार भवन बनेगा, झारखंड भवन बनेगा, अगर कोई उसका विरोध करेंगे तो उसका विरोध करने के लिए मेरी पार्टी मैदान में खड़ी होगी। मैंने बहुत बार हिंदी भाषी के लोगों का सपोर्ट किया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान मंजूर नहीं होगा तो उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। संविधान को मानना होगा,
और ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई यहाँ का आदमी वहाँ नहीं रह सकता है। अभी हमारे महाराष्ट्र के 4 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोग जो सोना वितलने वाले जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी टेक्निक उनके पास है। तो पूरे देश भर में हमारे मराठी लोग मतलब हर जगह पर है और भी धंधा पाने के लिए है। तो ऐसा विरोध करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मराठी के लिए आप संघर्ष करो, उसके लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का विरोध करना ये ठीक नहीं है। और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो मराठी पर हमारा प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन राज ठाकरे जी के सभा के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, मीडिया भी उनको बहुत बड़ी पब्लिसिटी देते हैं, लेकिन उनके लोग ज़्यादा चुनकर आते नहीं है। अभी उनके 6 लोग चुनकर आए हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के कारण वो चुनकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी भूमिका लेना ठीक नहीं है। राज ठाकरे एक अच्छा वक्ता है, उन्होंने अच्छे के लिए काम करना चाहिए, काम बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की बदनामी होगी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए। मराठी बोलो नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा, इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में रहने वाले जो नॉन मराठी लोग हैं, उसमें से 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, 80% लोग मराठी बोलते हैं। लेकिन मुंबई ऐसी है कि वहाँ हिंदी चलती है, मराठी तो है ही है वहाँ, लेकिन हिंदी चलती है। जिस तरह आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में लोकल भाषा मतलब उनको आनी चाहिए, नहीं तो धंधा पानी नहीं कर सकते। तो मुंबई ऐसा शहर है कि मराठी हमारी देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, और मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा स्टैंड लेने के लिए हमारा विरोध है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि मुंबई में झारखंड भवन भी बनेगा, जिस तरह हमारा महाराष्ट्र भवन अनेक जगह पर है, कलकत्ता में महाराष्ट्र भवन है, अनेक जगह पर महाराष्ट्र मंडल है, हर स्टेट में महाराष्ट्र मंडल है, और उन लोगों ने वहाँ अपना छोटा मोटा भवन बनाया है, गेस्ट हाउस बनाया है। तो मुझे लगता है कि मुंबई में आने वाले जो बिजनेसमैन है, झारखंड के बिजनेसमैन है, बिहार के बिजनेसमैन है, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए अगर वहाँ भवन बनता है तो इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कितना भी कोई विरोध करेंगे, लेकिन वहाँ बिहार भवन, झारखंड का भवन होगा, और उसको मेरी पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा। जो अभी अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई तो अधिकारी ने बताया कि अभी तक वो स्कॉलरशिप आई नहीं। तो मैंने अभी मंत्रालय से बात की है, और मंत्रालय ने बताया कि भाई वो स्कॉलरशिप रिलीज हुई है, क्योंकि झारखंड के जो हमारे मिनिस्टर है मुझे मंत्रालय में मिले थे दिल्ली में, उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। उनके सामने मैंने अधिकारियों को आदेश दिया था, सूचना दी थी। ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंजूर हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है, और बहुत जल्द ही वो स्कॉलरशिप इधर आएगी। अब तो अधिकारियों से मेरी बात हुई कि भाई यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, दिव्यांगजन, ये मेरा मंत्रालय है। उनके लिए मतलब जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाएं यहाँ तक आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह एक ओल्ड एज होम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है, तो हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने का हमारा सरकार का प्रयत्न है। तो ऐसे एनजीओ के प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम मतलब वो ये मतलब जो ओल्ड एज होम है, ये ओल्ड एज होम उनको दे सकते हैं। तो यहाँ मतलब जिस तरह यहाँ ओल्ड एज होम 22 है यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें चलते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक भी इधर नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रस्ताव आता नहीं तो हम नहीं दे सकते। तो यहाँ जो प्रस्ताव भेजो, ऐसा हमने बताया है। यहाँ जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको कम से कम 3,35,000 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है, ये भी मतलब अधिकारियों ने हमको बताया है। और यहाँ जो एक गवर्नमेंट के जो रेसिडेंशियल स्कूल है, ये एसटी के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए भी मतलब ये है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अधिकारियों को मैंने बताया है कि भाई अधिकारियों ने बहुत एक्टिव रहना चाहिए।
और जो हमारे भारत सरकार की स्कीम है उसका भी स्टडी आपके पास होना चाहिए। तो जो हमारी भारत सरकार की योजना स्टेट के लिए है, हमारा तो नशा मुक्ति के केंद्र एक हमारा चलता है, नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। और नशा से अभी एक न्यूज़ हमने पढ़ी, एक विधवा हमारी महिला है और उनके 6 बच्चे थे और वो पूरे ड्रग लेते थे, तो एक एक करके वो 6 के 6 मर गए, मतलब एक साथ नहीं, लेकिन ड्रग लेने वाले इतने थे कि कुछ जो स्टूडेंट है वो नौजवान है, लोग नशा से मुक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान का हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है और करोड़ों लोगों को नशा से मुक्त करने के लिए हमने प्रयत्न भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल में, कॉलेजों में, स्कूल में नहीं लेकिन कॉलेजों में ज़्यादा इसका प्रमाण दिखाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब ड्रग्स लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। तो उस पर वैसी कानून से पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका स्मगलिंग होता है, ये होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान की हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है। मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का, अभी तो नया बजट आएगा 1 फरवरी को, लेकिन 25-26 का मेरे मंत्रालय का बजट 1,58,474 करोड़ का था, मतलब है अभी। और वो कम से कम 24 मंत्रालय के लिए जाता है, फिर वो 24 मंत्रालय को जाएगा तो हर स्टेट के लिए पैसा आता है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ, इतने लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये पॉपुलेशन कम से कम 80% तक मेरे मंत्रालय का पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय का आता है। तो हमारा प्रयत्न है कि भाई समाज में एकता पैदा करने के लिए भी हमारा मंत्रालय प्रयत्न करता है। अनेक कलाकारों को, अनेक लोगों को मदद भी करते हैं और गांव-गांव में जाकर समाज में कैसी एकता पैदा हो, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम इंटरकास्ट के लिए भी पैसा देते हैं। हमारे मंत्रालय में अभी तो हर साल में कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं और हमारे मंत्रालय की तरफ से 2.5 लाख रुपए हम उस कपल को देते हैं। लेकिन अभी यहाँ झारखंड में मुझे बताया कि भाई एक भी हमारे पास केस आई नहीं है। तो हर स्टेट में तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो जो लोग उनके पास आते हैं उनके लिए मतलब वो मिलता है। तो इस तरह ठीक है, तो हमारा मंत्रालय सबके लिए काम करता है। और यहाँ हमारी इंडिया की सरकार नहीं है तो भी हम झारखंड के तरफ हमारा ध्यान है। यहाँ बीजेपी की सरकार अनेक बार रही है, या अर्जुन मुंडा भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ हमारे उसके पहले कौन थे, हाँ रघुवीर दास जी थे, तभी मैं इधर आया था। उसके पहले अपने अर्जुन बाबूलाल मरांडी, वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर ये तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हेमंत सोरेन जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे शिबू सोरेन जी के लड़के हैं। तो इस स्टेट के लिए जो योजनाएं वो भेजेगी, जरूर हम उसका विचार करेंगे। ऐसा यहाँ की जनता तो हमारी भारत की नागरिक है और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का प्रयत्न है। तो जो योजना है तो उसके लिए मदद करेगी। नितिन नवीन जी आज भी मतलब अध्यक्ष बने हैं और मैं उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, एनडीए के मेंबर की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और पहली बार मतलब नौजवान कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं, 5 बार वो एमएलए रहे हैं, उनके पिताजी 4 बार एमएलए रहे हैं और बीजेपी से इनका बहुत नाता अनेक सालों से रहा है। तो उनका नाम कोई ज़्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनका सोच ऐसा है कि नए नए लोगों को मौका दे देना है। और नितिन नवीन जी जो अध्यक्ष बने हैं तो उनको बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इनका 3 साल का कार्यकाल है
और जेपी नड्डा साहब ने भी अच्छा काम किया है। उसके पहले अमित शाह साहब बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब देश में आई। तो इसी तरह नवीन जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और बीजेपी को और भी हर राज्य में करने के लिए प्रयत्न करेंगे और हमारी अपेक्षा है कि अगली बार यहाँ हमारी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। इसके लिए हम और भी ज़्यादा यहाँ पैसा देंगे और पैसा देंगे मतलब योजनाओं के लिए पैसा देंगे मतलब जो योजनाएं है तो योजनाओं के लिए हम ज़्यादा पैसा दे देंगे और अगली बार जरूर हमारी इंडिया की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सच बोली दिया लास्ट अच्छा, या महाराष्ट्र में हमारे 29 महानगर पालिका के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना 2 नंबर पर है। तो कम से कम 29 में से 25 जगह पर हमारा मेयर बनेगा। 3-4 जगह पर भी हम सोच रहे कि एक ऐसा बनाना है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बहुत बड़ा सपोर्ट हमको किया है और मुंबई का इतना बड़ा विकास हो रहा है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की हार हो गई है तो भी उनकी सीटें ठीक ठाक आई है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास 227 सीटें मुंबई की है, उसमें 118 सीटें हमारी चुनकर आई है। बीजेपी की 89 सीटें हैं और 29 सीटें एकनाथ शिंदे शिवसेना की है, 3 सीटें अजीत दादा पवार जी की एनसीपी की है। तो इतना हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है, तो मेयर हमारा ही बनेगा, महायुति का बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ आउट ऑफ इंडिया है और वो मतलब महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है उसके लिए वो बाहर है, तो वो अभी 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो मुंबई का महापौर महायुति का बनेगा, कोई विवाद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किधर नज़र ज़्यादा नहीं आ रही, मुंबई में उनको थोड़ी ठीक सीटें मिली है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है ये ज़्यादा वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने वोट की चोरी करके वो सत्ता में रहे थे। हमको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं, हमको ऑटोमेटिक वोट मिलता है। हम लोगों के पास नहीं भी जाएंगे तो भी लोग हमारे पास आते हैं और हमको वोट देते हैं, क्योंकि देश आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अनेक जगह पर जीरो में है। तो कांग्रेस पार्टी तो है जीरो, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी हीरो। तो मतलब इसीलिए नरेंद्र मोदी जी हीरो है अपने देश के। तो ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अच्छा काम करना चाहिए। ज़्यादा मोदी के खिलाफ बोलने से कांग्रेस का फायदा नहीं है। जो अच्छा काम होता है उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए और देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी को ज़्यादा नेगेटिव बोलने की आदत है और उसका कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फायदा नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने बर्ताव में थोड़ा बदल करना चाहिए। अभी वो मतलब अपोजिशन लीडर है, तो उन्होंने सरकार को साथ देने का काम उन्होंने करने की आवश्यकता है। मोदी साहब ने अपील किया है कि भाई देश के विकास के लिए आपका साथ की भी हमको आवश्यकता है। लोकतंत्र का मतलब सत्ताधारी और विपक्ष ऐसा होता है। तो जो जहाँ विरोध करना है विरोध करो, लेकिन जो अच्छा काम होता है वहाँ अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन अपोजिशन को ऐसी आदत नहीं है। और लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद हरियाणा है, बिहार है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, यहाँ के चुनाव हमने जीते हैं और अभी वेस्ट बंगाल का नंबर आ रहा है। तो वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार आएगी। ममता दीदी अभी 3-4 बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही है, तो अभी हमको कब मौका मिलेगा? तो अब तो 3-4 बार रही है, उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। इस वक्त वहाँ बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और मतलब वेस्ट बंगाल में वहाँ बीजेपी की सरकार, इंडिया की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और उसके बाद
झारखंड में भी हमारी सरकार आएगी।